हेलो दोस्तों, जीएस स्टडी विद संजीव कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को होना है। तो आज हम बेसिकली बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी 1869 से 1948 तक उनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को यानी भारत को स्वतंत्रता के बाद उनका मृत्यु हो गया। नाथूराम गोड्से ने उन्हें गोली मार दिया। तो अब आएंगे गांधी जी के बारे में और डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी और दूसरा नाम उनका काबा गांधी भी है। पहले पोरबंदर रियासत के दीवान थे और बाद में क्रमशः राजकोट, काठियावाड़ एवं वाकानेर में दीवान रहे। गांधी जी जब केवल 13 वर्ष के थे तब पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा बाई से उनका विवाह कर दिया। तो इस तरह से गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की अवस्था में हो गया, जबकि वह बालक ही था। और बाल विवाह जैसा कि हम लोग जानते हैं वर्तमान में अभी निषेध है। तो जहाँ भी देखें बाल विवाह हो रहा है तो तुरंत नज़दीकी थाना में संपन्न करने का कोशिश करें ताकि बाल विवाह को रोका जाए। विवाह एक रूढ़िवादी परंपरा है। इससे बालक और बालिकाओं का शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही हानि होता है और इस तरह से उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, समझबूझ की कमी होती है। तो ऐसा ना होने दें। आसपास अगर ऐसा हो रहा है तो उनका निदान करें। गांधी जी 18 वर्ष की आयु में एक पुत्र के पिता हो गए थे और अगले वर्ष वे इंग्लैंड चले गए थे, जहां 3 वर्षों 1889 से 91 ईस्वी तक रहकर उन्होंने वकालत पास की। भारत लौटने पर गांधी जी राजकोट और बम्बई में वकालत शुरू की, लेकिन इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। गांधी जी एक सफल वकील नहीं थे, क्योंकि उन दिनों ऐसे वकील बहुत थे जो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि शीर्ष पर थे। उनकी वकालत खूब चलती थी, लेकिन गांधी जी की वकालत कुछ खास नहीं रही। भारत लौटने पर गांधी जी ने राजकोट और बम्बई में वकालत शुरू की, लेकिन इसमें विशेष सफलता नहीं मिली। 1892 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने मुकदमे देखने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और सन 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेल से प्रथम श्रेणी के डब्बे में यात्रा कर रहे थे, तब रास्ते में मॉरिट्सबर्ग पर एक गोरा उनके डिब्बे में प्रवेश किया और उसने स्थानीय पुलिस की मदद से उन्हें धक्का देकर नीचे उतार दिया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को, चाहे वह कितना ही धनी एवं प्रतिष्ठित क्यों ना हो, गोरे के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति बरता करते थे। वहाँ प्रत्येक भारतीय को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इसके लिए कर देना पड़ता था और इसे हर समय
हर समय अपने पास रखना पड़ता था। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा। गांधी जी इस आंदोलन को समाप्त करवाने में सफलता मिली। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की और दक्षिण अफ्रीका के दीर्घकालिक आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कालेन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार गांधी जी ने 1904 में दक्षिण अफ्रीका में निकाला। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 ईस्वी में गांधी काले कानूनों को रद्द कर दिया गया। अवज्ञा आंदोलन, जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया, गांधी जी ने 1906 ईस्वी में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग किया। गांधी जी ने सत्य के दर्शन का विकास किया। गांधी जी ने सत्य का दर्शन विकास किया। डरबन में फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में किया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। गांधी जी की मृत्यु की बात करें तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोड्से के द्वारा किया। दर्शन का विकास किया। इसके मुख्य तत्व सत्य और अहिंसा था। सत्य के अंतर्गत ही इन्होंने अहिंसा को स्थान दिया। गांधी जी ने यह भी बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में स्वराज की व्याख्या की। 1909 ईस्वी में लिखित अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में स्वराज्य की व्याख्या की। जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन हुआ और यहाँ पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। जनवरी 1915 में गांधी जी ने अपना एक गुरु बनाया। उनके गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के समय ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में फंसी थी। गांधी जी ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया क्योंकि उनका मानना था कि ब्रिटिश सरकार युद्ध की समाप्ति पर भारतीयों को सहयोग के बदले में स्वराज्य दे देगी, मतलब भारत को आज़ाद कर देगा। गांधी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो सीधे सीधे बीपीएससी पूछ लेता है, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी ने की। गांधी जी को क्या बोला जाता है? भर्ती करने वाला सार्जेंट बोला जाता है। गांधी जी का गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उसके बाद गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी खेत के कम से कम 3/20 मतलब 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत पर नील उगाना पड़ता था। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता था। 1 बीघे में से कम 3 कट्ठा नील का उत्पादन करना पड़ता था तथा मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। 3 कठिया पद्धति की सबसे जो भयावह बात थी वो था कि किसानों को जो नील
उत्पादन करते थे उनका पूर्ण रूपेण दाम नहीं मिलता था। और दूसरी बात, नील की खेती करने से भूमि बंजर होती थी, जबकि चंपारण की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी जिस पर कि खाद्यान्न फसल उगाया जा सकता था, जैसे गेहूं, धान। लेकिन मिल मालिकों के द्वारा जबरन उन पर नील नील बोने को प्रोत्साहित किया जाता था, नील बोने के लिए उत्साहित किया जाता था और अग्रिम राशि दी जाती थी और सूद समेत वापस लिया जाता था और किसान कर्ज तले दब जाता था। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम का स्थापना किया था और किसान यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों का यूरोपीय मालिक बहुत अत्याचार हुआ था। किसानों को अपने खेत के कम से कम 3/20 भाग पर नील की खेती करना पड़ता था। 1917 ईस्वी में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। चंपारण गांधी जी के सहयोगी बाबू राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारेख एवं ब्रज किशोर थे। बीपीएससी पूछ लेता है कि गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन थे, तो ध्यान से याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद थे जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, और जेबी कृपलानी थे, मजरूल हक थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारेख थे एवं ब्रज किशोर थे। सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। गांधी जी ने भी इसके सदस्य बनाए गए, गांधी जी को भी इनका सदस्य बनाया गया। गांधी जी आयोग को यह समझाने में पूर्णतः सफल रहे कि तिनकटिया प्रणाली समाप्त होनी चाहिए और जो धन अवैध रूप से वसूल किया गया है उसके लिए हर्जाना दिया जाना चाहिए। यूरोपीय नीलहों किसानों की 25% राशि वापस करने के लिए सहमत हो गए तथा गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और इस पे जो कमेटी बनी गई थी उसको एग्रोरियन कमेटी का नाम दिया गया। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन 1918। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यहाँ प्रमुख विवाद प्लेग बोनस की मांग को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूर इनका विरोध करने लगे। गांधी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने का सुझाव दिया और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई में काफी वृद्धि हो चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने के लिए कहा। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने को कहा। इस संघर्ष में अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी के मुख्य सहयोगी रही। खेरा सत्याग्रह 1918। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा जिले में किसानों की फसल नष्ट होने के बावजूद सरकार द्वारा लगान में छूट न दिए जाने के कारण सरकार के विरुद्ध किसानों का साथ दिया और उन्हें राय दी कि जब तक लगान में छूट नहीं मिलेगी वे लगान न दें। गांधी जी ने सर्वेंट ऑफ इंडिया के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ खेरा पहुंचे। सरकार ने यह आदेश दिया कि लगान उन्हीं किसानों से वसूला जाए।
जो वास्तव में इनका भुगतान कर सकते हैं। अतः गांधी जी ने संघर्ष वापस ले लिया। खेरा आंदोलन में गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक तथा अन्य युवा लोगों ने गांवों का दौरा किया। रॉलेट एक्ट भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की। कमेटी यह जांच करने के लिए नियुक्त की गई कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी संयंत्र फैले हुए हैं और इनका मुकाबला करने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। रॉलेट एक्ट लागू करने का प्रमुख कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने वाली थी। कमेटी ने 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। कमेटी द्वारा प्रदत्त सुझावों के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 में 2 विधेयक लाए गए। इनमें एक विधेयक को तो वापस ले लिया गया, परंतु दूसरे क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम को 18 मार्च 1919 ईस्वी को पारित कर दिया गया। इसकी अवधि 3 वर्ष रखी गई। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके कारागार में डाल सकता था, साथ ही उसे अनिश्चित काल के लिए कारागार में रख सकता था। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अधिनियम का अपराध अधिनियम का नाम से भी जाना जाता था। मतलब रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसे काला अधिनियम एवं आतंकवादी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उन्होंने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। दिल्ली में 30 मार्च को ही स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन की बागडोर संभाला। वहां पर भीड़ में चलाई गई गोली से करीब 5 आंदोलनकारी मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद एवं डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले, परंतु मार्ग में ही 8 अप्रैल 1919 को उन्हें हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया। तो नेक्स्ट टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।